Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about yellow line drawn by Israel. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. ये जो करंट डेवलपमेंट है येलो लाइन से रिलेटेड, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल समझना होगा। ये देखिए वेस्ट एशिया में यहाँ पे एक छोटा सा देश बसा हुआ है इजराइल, ट्रायंगुलर शेप का है। इजराइल एक ज्यूइश कंट्री है और वेस्ट एशिया में बाकी जो आसपास के देश हैं वो सब इस्लामिक कंट्रीज हैं। उसमें भी जो बिल्कुल उसके इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज हैं वो अरबिक इस्लामिक कंट्रीज हैं और अरबिक कंट्रीज मेंटेन हॉस्टाइल रिलेशंस विद इजराइल, क्योंकि इजराइल जो बना है देश वो यहाँ के अरबिक लोगों को रिप्लेस करके ही एक तरीके से बना है। तो इजराइल कैसे बना है इसकी पूरी हिस्ट्री हम लोग पहले देख चुके हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में, आज उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। इजराइल एज ए कंट्री वाज क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II एज ए रिजोल्यूशन पास्ड इन यूनाइटेड नेशंस। 1948 में इजराइल बना। जूस लोगों के लिए अलग से कंट्री बनाई गई क्योंकि इट यूज टू बी अ जूस लैंड अर्लियर, लगभग 3000 साल पहले इट यूज टू बी जूस लैंड। बाद में यहाँ पे पैलेस्टीनियंस यानी कि अरबिक स्पीकिंग इस्लामिक पीपल हैड इनहेबिटेड दिस लैंड और फिर उनको रिप्लेस करके बेसिकली एक रिजोल्यूशन पास करके दो देश बनाने का फैसला किया गया यूनाइटेड नेशन पे, पैलेस्तीन एंड इजराइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा देश इजराइल बसा हुआ है जो जूइश कंट्री है। आसपास के देश जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अरबिक इस्लामिक कंट्रीज, वो इजराइल का फॉर्मेशन पसंद नहीं करते हैं। ऑब्वियस सा कारण है बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय डिस्प्लेसिंग अरबिक इस्लामिक पीपल। तो वो एक पुराना रूट तो है ही कन्फ्लिक्ट का इन वेस्ट एशिया, उसको हम लोग डिटेल में फिर कभी और देखेंगे, पहले भी हम देख चुके हैं। बट आई होप आप इतना तो रिकॉल कर पा रहे होंगे पहले के न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कशन के बेसिस पे कि इजराइल जो जूस देश है आसपास के देशों के साथ उसके हॉस्टाइल रिलेशंस हैं। अब इजराइल के हॉस्टाइल रिलेशंस हैं ईरान के साथ भी। बाकी के जो आसपास के जो अरबिक कंट्रीज हैं उनके साथ तो इजराइल के हॉस्टाइल रिलेशंस हैं ही बिकॉज ऑफ इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट, बट इजराइल के हॉस्टाइल रिलेशंस हैं ईरान के साथ। उसके पीछे एक कारण है यूएस फैक्टर। ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन जब 1979 में आया उसके बाद से ईरान बिकेम एंटी यूएस कंट्री बिकॉज वो रिवॉल्यूशन मेनली यूएस के इन्फ्लुएंस को ही रिमूव करने के लिए आया था बाय रिमूविंग द डिक्टेटर रूलिंग इन ईरान जिसका नाम था शाह रेजा पहलवी। तो ईरान since then 1979 became hostile to US and Israel right since beginning of its formation has been an important ally of US। Israel और US के relations हमेशा से strong रहे हैं। तो for that reason because of the US factor since 1979 Iran and Israel have been maintaining hostile relations। अब ईरान ने क्या किया है कि इजराइल को रोकने के लिए, उसके इन्फ्लुएंस को कर्ब करने के लिए वेस्ट एशिया में एक अलायंस बनाया है, एक ग्रुप ऑफ एलाइज को उसने तैयार किया है जिसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एज आई टोल्ड यू सेट ऑफ अलाइज डेवलप्ड बाय ईरान इन वेस्ट एशिया टू काउंटर इन्फ्लुएंस ऑफ इजराइल। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में एक तरफ ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स तो हैं ही, गार्ड कॉर्प्स तो हैं ही, उसके अलावा इजराइल से नॉर्थ में है एक कंट्री लेबनान। लेबनान के अंदर एक नॉन स्टेट फाइटिंग इंसर्जेंट ग्रुप से हैं जो इजराइल के अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका नाम है हिजबुल्लाह, सियाइट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ईरान जो है एक सिया कंट्री है, सिया देशों का लीडर है। तो जितने भी इस तरीके के सियाइट ऑर्गेनाइजेशन हैं, रेडिकल फाइटर या इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका एक ग्रुप बनाया है ईरान ने इजराइल को रोकने के लिए। तो यहाँ इजराइल है, उसके नॉर्थ में है लेबनान। लेबनान के अंदर एक फाइटर ग्रुप है हिजबुल्लाह
जो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, जो ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है इजराइल को कर्व करने के लिए। उसके अलावा इजराइल के वेस्टर्न रीजन में यहाँ पे एक छोटा सा लैंड पार्सल है जिसको कहा जाता है गाजा स्ट्रिप, वहाँ से ऑपरेट करते हैं हमास, विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ईरान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। हमास ने ही 2023 अक्टूबर में इजराइल के ऊपर अटैक किया था, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एज आई टोल्ड यू। तो 2023 अक्टूबर में जब इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया, तब से इजराइल इज कंटिन्यूअसली अटैकिंग गाजा रीजन विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग हमास, जिसमें हमास के इंसर्जेंट ग्रुप्स या फाइटर्स तो मारे गए या नहीं मारे गए उसका पता नहीं, लेकिन गाजा रीजन में रहने वाले सिविलियंस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज उठाना पड़ा है। एंड सिंस देन, सिंस 2023, दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास हैज इमर्ज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो एक तरफ हिजबुल्ला नॉर्थ में और वेस्ट में यहाँ पे हमास, दोनों फाइटर इंसर्जेंट ग्रुप से हैं जो इजराइल के अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, विच आर पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय ईरान। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, वो है हुतीज इन येमेन। तो अगर आपने वो डिटेल्ड एक वीडियो देखा हो, 1 महीने पहले लगभग मैंने रिलीज किया था, जहाँ पे ईरान और यूएस कन्फ्लिक्ट को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, सारे बैकग्राउंड मैंने बताए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, या ईरान और इजराइल के बीच में हॉस्टिलिटी क्यों है, या इजराइल और पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट क्या है, वो सारी बातें आपको याद आ रही होंगी। यहाँ पे हमें बस फोकस ये करना है कि दो फाइटर इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो इजराइल के अगेंस्ट कंटिन्यूअस आर्म्ड रेजिस्टेंस में एंगेज होते हैं। नॉर्थ में है लेबनान और इजराइल बॉर्डर पे जो इंसर्जेंट ग्रुप एक्टिव है उसका नाम है हिजबुल्ला, और यहाँ साउथ वेस्ट रीजन में गाजा रीजन से एक्टिव जो फाइटर इंसर्जेंट ग्रुप इजराइल के अगेंस्ट एक्ट करता है उसका नाम है हमास। अभी आपको पता है कि इन द मंथ ऑफ मार्च ईरान और इजराइल के बीच में हॉस्टिलिटी एस्केलेट हुई, जिसमें यूएस आल्सो केम फॉरवर्ड टू सपोर्ट इजराइल एंड अल्टीमेटली टर्न टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड यूएस। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया ईरान ने, और तब से ईरान जो है वो यूएस बेसिस पे इन वेस्ट एशिया, इन सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, वहाँ पे अटैक कर रहा है, जिस कारण से ईरान और यूएस के बीच में एक टेंशन का माहौल बना हुआ है जो पूरे दुनिया भर के लिए अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस की सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो वो तो आप जानते ही हैं कि लगभग 40 डेज से कन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में। ईरान के सुप्रीम लीडर को भी यूएस ने मार दिया, उसके बाद से कन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया। उसी कन्फ्लिक्ट का आप हिस्सा मान सकते हैं, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है और दूसरी तरफ इजराइल इज ऑल्सो ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय ईरान। और इसी कारण से इजराइल ने अपना जो आप कह सकते हैं एक्शन है उसको इंटेंसिफाई कर दिया है अगेंस्ट एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय ईरान। उसी कॉन्टेक्स्ट में इजराइल जो लगातार बॉम्बार्डिंग कर रहा था गाजा रीजन में टू एलिमिनेट हमास, उस बॉम्बार्डिंग को भी इंटेंसिफाई कर दिया इजराइल ने। साथ ही साथ इजराइल ऑल्सो, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, शॉर्ट में कहें तो आईडीएफ, दे हैव एंगेज्ड इनटू एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट विथ लेबनान, लेबनान बेस्ड हिजबुल्ला ग्रुप। तो ये देखिए, ये है इजराइल, हम ये रहा इजराइल, इजराइल के नदर्न बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं इस अगले पेज पे। तो इजराइल, उसका नदर्न बाउंड्री, उसके नॉर्थ में है एक देश लेबनान। लेबनान और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, 1967 जो थर्ड अरब इजराइल वॉर कहा जाता है, तब से ही लेबनान और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच में जो बाउंड्री है उसको यूनाइटेड नेशन ने तत्कालीन डिमार्केट किया है। तो ये देख सकते हैं आप, यूएन डिमार्केटेड ब्लू लाइन। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने रिसेंटली किया क्या है, जब अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई शुरू हुई, इजराइल ने उसमें फिर फैसला किया कि वो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जो ग्रुप्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा। तो फिर इजराइल ने क्या किया, ये जो यूएन डिमार्केटेड ब्लू लाइन है उससे आगे अपने आर्म्ड फोर्सेस को भेजा। जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं, दे हैव मूव्ड बियॉन्ड दिस यूएन demarcated blue line which was
डिमार्केशन बिटवीन लेबनान एंड इसराइल, उसको ब्रीच करते हुए इजरायली फोर्सेस हैव इंटर्ड इनटू लेबनान टेरिटरी, और उन्होंने लगभग 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है। ये जो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा एरिया, कई सारे जो बॉर्डरिंग सिटीज हैं उनको लेबनान के अक्वायर कर लिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। और अब रिसेंटली 2 दिन पहले इजराइल ने डिक्लेयर किया है येलो लाइन। द येलो लाइन, ये जो आप देख सकते हैं, इट इज द मिलिट्री डिमार्केशन डिटरमाइंड बाय इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जहां पे दे हैव डिक्लेयर्ड दैट दे विल कीप कंट्रोल फॉर द टाइम बीइंग। येलो लाइन एक तरीके का बफर रीजन इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मेंटेन करने का फैसला किया। मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैव इंटर्ड इनटू लेबनान साइड, लेबनान में इंटर करके उसका लगभग 10 किलोमीटर विड्थ वाला लैंड पैच को अक्वायर करके उन्होंने एक फॉर द टाइम बीइंग ये येलो लाइन को एक डिमार्केशन की तरह डिक्लेयर किया बिटवीन लेबनान एंड इसराइल। और यहाँ पे येलो लाइन के अंदर जो पहले से लेबनान सिटीजन्स रह रहे थे उनको फोर्सफुली वहां से मूव आउट कराया जा रहा है, और यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेज आर मेंटेनिंग देयर ग्राउंड कंट्रोल, और लेबनान सिटीजन्स को वहां से मूव आउट कराया जा रहा है, फोर्सफुली इवैक्यूएट कराया जा रहा है। The civilians are not being allowed to return to their villages. So this is the concept of yellow line demarcation by Israel in Lebanon, which was announced by Israel recently. अभी जो येलो लाइन का कॉन्सेप्ट है जो इसराइल ने रिसेंटली लेबनान में डिक्लेयर किया, सदर्न लेबनान में, और लगभग उसका कुछ एरिया को फोर्सफुली कैप्चर कर लिया है, और कह रहा है कि वी हैव कैप्चर्ड इट फॉर द टाइम बीइंग इन ऑर्डर टू इंश्योर आवर सेल्फ डिफेंस, कि ये यहाँ से हमारी बाउंड्री शुरू होती है, लेकिन बिल्कुल हम यहीं पे गार्डिंग करेंगे तो फिर हिजबुल्ला को मौका मिल जाता है हमारे ऊपर अटैक करने का, और वो फिर बॉर्डर रीजन्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिजबुल्ला फ्रॉम अटैकिंग आवर टेरिटरी, इजराइल हैज कैप्चर्ड सम एडिशनल बफर रीजन। ये इजराइल का आर्ग्यूमेंट है कि हमने कुछ बफर रीजन को कैप्चर कर लिया है ताकि हिजबुल्ला हमारे टेरिटरी को अक्वायर ना कर पाए। मतलब आपके बगल में आपके पड़ोसी का जमीन है, आपने कहा कि मेरी जितनी जमीन है उससे 10 फीट एक्स्ट्रा मैं जमीन कैप्चर करके रखूंगा ताकि पड़ोसी मेरे एरिया में ना घुस पाए। ऐसा कुछ आर्गुमेंट कह रहा है इजराइल कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा घुस गए तुम्हारे कंट्री में ताकि तुम हमारे एरिया में थ्रेट ना कर पाओ। इसी तरीके का देखो, चाइना जिस तरीके का एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी रखता है, इजराइल भी उसी तरीके का अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी रखता है। इजराइल को कभी कभार इररेस्पॉन्सिबल कंट्री माना जाता है बिकॉज इट गिव्स स्कैंट रेस्पेक्ट टू ग्लोबल कन्वेंशंस विथ रेस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल राइट्स। तो जिस तरीके का येलो लाइन इसने अभी डिमार्केट किया है लेबनान में, इसी तरीके का येलो लाइन ऑलरेडी पिछले साल अक्टूबर 2025 में डिमार्केट किया इजराइल ने गाजा के अंदर। गाजा के अंदर भी ये वाला पूरा हिस्सा, इधर इजराइल है, इस साइड में गाजा। वैसे तो गाजा एक छोटा सा लैंड पैच है यहाँ पे आप देखो तो, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखा जाए तो गाजा का अच्छा खासा एरिया जो है इजराइल ने फोर्सफुली कैप्चर कर लिया है इन ऑर्डर टू एंश्योर, कम से कम आर्ग्यूमेंट ये है दैट इट इज अ सेल्फ डिफेंस स्ट्रैटेजी। और ये येलो लाइन डिमार्केशन करके ये सारा एरिया इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने और कैप्चर कर लिया है। तो एक तरीके की एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है इजराइल की। फर्स्ट येलो लाइन वाज ड्रॉन by Israeli Defense Forces in Gaza region in October 2025 and now they have drawn similar yellow line in Lebanon. अब ये जो येलो लाइन है इसका ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसके दो मुख्य तरीके से इसके क्रिटिसिज्म किए जा सकते हैं। पहला, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, जो सिविलियंस हैं उनको फोर्स आउट कराया जा रहा है, मूव आउट कराया जा रहा है कि नहीं आप यहाँ नहीं रख सकते, जब उनकी जो जमीनें हैं, घर हैं, लाइवलीहुड सब कुछ हैम्पर हो रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड इज बीइंग फोर्सफुली टेकन एंड दे आर बीइंग फोर्स्ड टू लिव इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो जो गाजा के सिविलियंस है दे आर बीइंग नाउ फोर्स्ड टू लिव इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो दैट विल लीड टू ओवर क्राउडिंग, फूड, वाटर, हेल्थ क्राइसिस, ये सब आ सकता है। प्लस सोवरेनिटी वायलेशन भी है, लैंड का फोर्सफुली एक्विजिशन करना, ऑक्यूपाई करना। ये इन देशों का, गाजा रीजन में अगर लैंड को फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर रहा है इसराइल, तो इट इज वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी राइट्स ऑफ पैलेस्तीन। वैसे पैलेस्तीन को तो एक अलग इंडिपेंडेंट सोवरेन देश पहचानता भी नहीं है इसराइल। सिमिलरली दिस ऑक्यूपेशन ऑफ दिस बफर रीजन इन लेबनान इज थ्रेट टू सोवरेनिटी राइट्स ऑफ लेबनान।
बाय इजराइल। तो ये सोवरेनिटी वायलेशंस की तरह भी देखा जा सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ येलो लाइन डेवलप्ड बाय इजराइल इन गाजा फर्स्ट ऑफ ऑल अक्टूबर 2025 एंड नाउ इन लेबनान। टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about OCI card eligibility to sixth generation in Sri Lanka. Again, important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. GS paper 2 international relations में एक टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा, उससे रिलेट करके इस टॉपिक को देखा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जो भारत के लोग, इंडियन सिटीजन्स, इंडियन ओरिजिन के लोग जो दूसरे देशों में चले गए और वहाँ रह करके वहाँ की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली, तो नेचुरली उनकी भारत की सिटीजनशिप खत्म हो गई, क्योंकि इंडिया फॉलो सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट। तो जैसे ही भारत का सिटीजन दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है, उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है। बट ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो दूसरे देश में चले गए, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, वैसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए वो लोग या उनके अगले कमिंग जनरेशन्स हैं तो इंडियन ओरिजिन के ही, वैसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए भारत लेकर के आए, भारत सरकार लेकर के आई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम, शॉर्ट में कहें तो OCI स्कीम। दिस वाज ब्रॉट OCI स्कीम एज ए रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इस अमेंडमेंट को किया गया साल 2005 में। उसके साथ ही OCI स्कीम लाया गया। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश में गए हुए इंडियन सिटीजन्स जिन्होंने वहां की सिटीजनशिप ले ली, उसके अलावा, यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को यहाँ पे अलाउड नहीं है, उसके अलावा भारत मूल के लोग जो दुनिया के बाकी देशों में रह रहे हैं, दे कैन अक्वायर OCI कार्ड अंडर OCI स्कीम। और एक बार जब OCI कार्ड उनको मिल जाता है अंडर OCI स्कीम, तो वो भारत के सिटीजन तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन बहुत सारे उनको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं विच इज इन जनरल नॉट अवेलेबल टू एनी अदर फॉरेनर। जैसे एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू हु गेट्स OCI स्कीम, अगर उनको OCI स्कीम के अंतर्गत OCI कार्ड मिल गया, तो दे कैन हैव मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीजा टू इंडिया। हर बार भारत आने के लिए उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए फ्रांस का रहने वाला एक फ्रेंच व्यक्ति है, उसको जब भी भारत आना होगा तो उसको अलग से वीजा लेना होगा हर बार। लेकिन मान लीजिए वही देश फ्रांस में कोई इंडियन ओरिजिन का इंसान रह रहा है जिसने फ्रांस की सिटीजनशिप ले ली, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप उसकी खत्म हो चुकी है, लेकिन है तो वो इंडियन ओरिजिन का। अगर उसने भारत का OCI स्कीम के अंतर्गत OCI कार्ड बनवा लिया है, तो वो इंसान जो फ्रांस में रह रहा है जिसके पास OCI कार्ड है, उसको भारत में जब भी आना होगा तो बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। पैरिटी विथ इंडियन सिटीजन्स इन सर्टेन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फील्ड। जैसे कि मान लो नेशनल पार्क में एंटर करना है, तो नेशनल पार्क में जाने के लिए फॉरेनर्स से ज़्यादा फीस लिया जाता है, इंडियन सिटीजन से कम लिया जाता है। जितना इंडियन सिटीजन से फीस लिया जाएगा, उतना ही पैसा OCI कार्ड होल्डर से भी लिया जाएगा। इस तरीके के तमाम पैरिटी दिए जाते हैं OCI कार्ड होल्डर्स को विथ रिस्पेक्ट टू देयर विजिट इन इंडिया। पर ध्यान रहे, OCI कार्ड होल्डर्स, उनको कुछ बेनिफिशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे हैव बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया फॉलो सिंगल सिटीजनशिप रूल एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट अलाउड टू वोट इन इंडियन इलेक्शंस। OCI कार्ड बनवाने के लिए कई सारे कंडीशंस रखे गए एलिजिबिलिटी, जैसे एनी पर्सन हु हैज बिकम हु वाज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, अब वो बाद में माइग्रेट आउट कर गया, तो ऐसे लोग जो हैं, तो एनी पर्सन हु वाज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, वो और उनके अपकमिंग जनरेशन जो हैं, दे आर एलिजिबल फॉर OCI कार्ड अंडर OCI स्कीम, बट दिस प्रोविजन इज नॉट अवेलेबल फॉर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब करंट न्यूज OCI से ही रिलेटेड है। भारत मूल के लोग जो श्रीलंका में रह रहे हैं, उनके 6 जनरेशन्स तक को OCI स्कीम के अंतर्गत कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल कर दिया है भारत सरकार ने। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सपेंडेड OCI एलिजिबिलिटी अप टू 6th जनरेशन इन श्रीलंका। अर्लियर इट वाज लिमिटेड टू 4th जनरेशन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर श्रीलंका में रहने वाला ऐसा व्यक्ति है जिसके 6 जनरेशन पहले उसके एंसेस्टर्स भारत से आए थे, तो ऐसे लोगों को भी भारत अब OCI कार्ड अवेलेबल कराएगा। 6th जनरेशन यानी कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। 6th जनरेशन का मतलब क्या हुआ?
पहला जनरेशन आप हो गए, फिर आप दूसरा जनरेशन पेरेंट्स, तीसरा जनरेशन हो गया ग्रैंड पेरेंट्स, चौथा जनरेशन हो गया ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पांचवा जनरेशन हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और छठा जनरेशन हो गया ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स। तो अगर श्रीलंका में रहने वाला कोई इंसान है जिसका ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट भी अगर भारत के सिटीजन से और वो बाद में श्रीलंका चले गए तो उन लोगों को भी ओसीआई कार्ड बना करके दे सकती है भारत सरकार। 6 जनरेशन तक एलिजिबिलिटी कर दी है। ये 6 जनरेशन तक की एलिजिबिलिटी श्रीलंका के लिए रिसेंटली की है। इसी तरीके से 6 जनरेशन की एलिजिबिलिटी अलाउ की भारत सरकार ने गिरमिटिया कम्युनिटी के लिए। गिरमिटिया कम्युनिटी लिविंग इन कैरेबियन नेशंस लाइक ट्रिनिदाद टोबैगो, दैट वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 2025 लास्ट ईयर। तो अभी श्रीलंका के लिए ओसीआई कार्ड जो है वो 6 जनरेशन तक अलाउ किया गया है। इसी तरीके का एक्सटेंशन ऑलरेडी किया जा चुका है फॉर गिरमिटिया कम्युनिटी ऑफ सर्टेन कंट्री, जैसे कि कैरेबियन नेशंस में त्रिनाद टोबैगो। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि गिरमिटिया कम्युनिटी क्या होते हैं। गिरमिटिया कम्युनिटी, द टर्म इज रिलेटेड विथ इंडियन डायस्पोरा। तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है इंडियन डायस्पोरा, तो आपको ये टर्म गिरमिटिया जरूर समझना चाहिए। देखिए, जब स्लेवरी को लीगली खत्म कर दिया गया वर्ल्ड वाइड, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स के प्लांटेशन फील्ड थे अलग अलग उनके कॉलोनीज में दुनिया भर में, जैसे फिजी में, मॉरिशस में, गियाना में, साउथ अफ्रीका में, अब उन प्लांटेशन फील्ड में काम करने के लिए वर्कर्स तो चाहिए थे उनको, लेकिन अब वो स्लेव्स नहीं खरीद सकते थे बिकॉज स्लेवरी वाज ऑफिशियली एंडेड। तो व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, दे साइंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट विथ पीपल इन इंडिया या पीपल इन कॉलोनीज लाइक इंडिया। भारत में भी एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, इसी तरीके की उनकी कॉलोनी जहां पे भी थी वहां पे उन्होंने लोकल लोगों के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया, जहां पे उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने कमिटमेंट लिया कि ये जो कम्युनिटी है वो दूसरे देशों में जहां पे भी ब्रिटिशर्स की प्लांटेशन फील्ड है वहां जाकर के रहेंगे और वहां उनके प्लांटेशन फील्ड पे काम करेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे, वापस लौट के नहीं आएंगे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे विल कंटिन्यू टू रिमेन देयर ओनली। तो जैसे भारत ब्रिटिशर्स का एक कॉलोनी था, भारत के अंदर रह रहे इंडिविजुअल्स के साथ, कई सारे परिवारों के साथ ब्रिटिशर्स ने एग्रीमेंट साइन किया। उसी एग्रीमेंट को कहा जाता है गिरमिट। तो एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंतर्गत इंडियन कम्युनिटी के लोगों ने अग्री किया कि दे विल गो एंड वर्क एंड लिव इन ब्रिटिश आइलैंड्स या ब्रिटिश कॉलोनीज वर्ल्ड वाइड एंड वर्क देयर एज प्लांटेशन वर्कर्स। तो इस तरीके की कम्युनिटी जो भारत से माइग्रेट आउट कर गई एज ए रिजल्ट ऑफ गिरमिट या एग्रीमेंट विथ ब्रिटिशर्स और फिर वो वहीं सेटल हो गई जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, इस कम्युनिटी को कहा जाता है गिरमिटिया कम्युनिटी। गिरमिटिया कम्युनिटी के कई सारे लोग जो है दुनिया के अलग अलग देशों में, जैसे मॉरिशस में है, फिजी में है, कैरेबियन आइलैंड जैसे कि त्रिनाद टोबैगो, इन सब में है। आप कैरेबियन आइलैंड्स में को कलेक्टिवली उन्होंने एक ग्रुप बनाया है वेस्ट इंडीज, दैट इज अ ब्रॉडर ग्रुप, पॉलिटिकल यूनियन है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का नाम आप देखोगे तो भारत के लोगों से मिलता जुलता है। वो इसीलिए है क्योंकि देयर ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स और या उससे भी पहले दे माइग्रेटेड आउट ऑफ इंडिया, सो दे रिप्रेजेंट एक्चुअली गिरमिटिया कम्युनिटी। सो गिरमिटिया कम्युनिटी को भी 6 जनरेशंस तक ओसीआई कार्ड बनवाने का ऑप्शन दिया भारत सरकार ने पिछले साल। ये न्यूज़ भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो वर्ड है गिरमिटिया कम्युनिटी, ये क्या है वो भी समझना है आपको। गिरमिटिया कम्युनिटी वर्ड हैज कम आउट फ्रॉम द टर्म गिरमिट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, एंड दिस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट by the Britishers started after end of slavery and these communities people, कई सारे गुजराती लोग जाकर के कई सारे देशों में रह रहे हैं, कई सारे बिहार और बंगाल के लोग जाकर के कई सारे देशों में रह रहे हैं, दे रिप्रेजेंट गिरमिटिया कम्युनिटी। इस टॉपिक के बेसिस पे, गिरमिटिया कम्युनिटी के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियन इकोनॉमी स्लिपिंग टू 6th पोजीशन, इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज ये है कि एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज्ड बाय आईएमएफ, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रीलिम्स पर प्रश्न उठ जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो आईएमएफ पब्लिश करता है। आईएमएफ के इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, ना कि चौथा। रिसेंटली हमने देखा था कि एज पर सेवरल रिपोर्ट्स इंडिया वाज क्लेम टू बी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट अब कहा जा रहा है कि नहीं, इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारे ऊपर अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान और यूके जैसे देश हैं। अब भारत स्लिप क्यों कर गया, चौथे से छठे पे क्यों आ गया?
मेनली हम जापान और यूके से पहले आगे थे, अब पीछे कैसे चले गए? तो इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला है, रिसेंटली भारत ने अपना बेस ईयर चेंज किया है, जीडीपी मेथड्स में बदलाव किए गए, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था बेस ईयर का चेंज करना। फ्रॉम 2011 हमने बेस ईयर को बदल कर दिया है 2022, 2011-12 को बेस ईयर बदल करके 2022-23 कर दिया हमने। अब बेस ईयर जो हमने बदला है, साथ ही साथ जीडीपी एस्टिमेशन के मेथड्स में जो थोड़ा बदलाव किया हमने, तो उसको थोड़ा और हमने बेहतर किया है, स्ट्रीमलाइन किया है। और पहले जीडीपी कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज हुआ करती थी, थोड़े से रफ एस्टिमेशन लेना पड़ता था, तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी पहली, उसको और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट बनाया भारत ने एज पर द न्यू मेथड। बट उसमें हुआ क्या है कि भारत का जो जीडीपी है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज हुआ है, मतलब और ज़्यादा बेहतर कैलकुलेशन करने में, प्रिसाइज कैलकुलेशन में हुआ क्या है कि नया मेथड के हिसाब से जीडीपी हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 357 लाख करोड़ टू 345 लाख करोड़। ये हम लोग नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो नॉमिनल जीडीपी हैज स्लिप्ड from 357 to 345 lakh crore because of rectification in estimation method which has been made more precise as per the recent change। साथ ही साथ रुपया का कमजोर होना, आपको पता है कि रुपया लगातार कमजोर हुए जा रहा है डॉलर के मुकाबले। तो होता क्या है कि देखिए, पहले भारत की इकोनॉमी का साइज निकाला गया रुपए में, जो ऑलरेडी थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज हुआ बिकॉज ऑफ द न्यू जीडीपी सीरीज, तो 345 लाख करोड़ हुआ, प्लस रुपया कमजोर हो रहा है। अब हम लोग को दुनिया के सारे इकोनॉमीज को आपस में कंपेयर करने के लिए उनको कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज डॉलर। तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? रुपए को डिवाइड करना होगा एक्सचेंज रेट से। अब मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट पहले था 85 रुपीज, तो 345 लाख करोड़ को हम 85 रुपीज से डिवाइड करते तो इंडियन जीडीपी निकल करके आता इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अब एक्सचेंज रेट बढ़ करके हो गया 93 रुपीज, तो अब 345 लाख करोड़ को डिवाइड करना होगा 93 रुपीज से। तो नेचुरल सी बात है कि जब एक्सचेंज रेट में रुपया कमजोर होगा, डेप्रिसिएट हो रहा है, तो फिर ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमी का साइज है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, वो अमाउंट कम होगा। रुपए में उतना ही है 345 लाख करोड़, लेकिन पहले एक्सचेंज रेट जब 85 था तो इसको 85 से डिवाइड करते इन ऑर्डर टू गेट साइज ऑफ द इकोनॉमी इन डॉलर। अब 93 से डिवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू गेट साइज ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो जब रुपया कमजोर होगा, डेप्रिसिएट होगा, एक्सचेंज रेट ओवरऑल बढ़ेगा, 85 से बढ़ के 93 हो गया, तो नेचुरल सी बात है कि आवर साइज ऑफ द इकोनॉमी या जीडीपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर विल अपीयर लेस। तो दो फैक्टर्स कंबाइंड तरीके से, जीडीपी का रिवीजन एंड रुपी डेप्रिसिएशन, दीज टू फैक्टर्स कंबाइंड हैव प्लेड रोल इन नाउ ब्रिंगिंग इंडिया बिलो यूके एंड जापान। पहले भारत इनसे आगे था, अब इनसे वापस से पीछे चला गया। ये जो बात हो रही है, ये सब बात हो रही है नॉमिनल जीडीपी की, रियल जीडीपी की बात नहीं हो रही। अब इंडिया वापस से आफ्टर रिवीजन 4.15 ट्रिलियन डॉलर पे हो गया, जबकि यूके 4.27 एंड जापान 4.38 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन आने वाले टाइम में अगेन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो शार्पली एंड इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू मूव बियॉन्ड इवन जर्मनी। तो 2030 तक हम जर्मनी से वापस आगे निकल जाएंगे। अभी ये नए इसके कारण भारत, ये देखिए ये भारत है, भारत अभी नीचे चला आया 6ठे नंबर पे, लेकिन बहुत जल्दी 2030 तक हम वापस से जर्मनी से ऊपर चले जाएंगे, ऐसा प्रोजेक्शन बता रहा है एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ IMF। टॉपिक बेसिस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट FDI लिमिट्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बी इंक्रीज्ड। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए FDI का मतलब क्या होता है? FDI स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें विदेश की कंपनियां जो हैं या विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में आकर के इंडियन कंपनियों का कुछ मेजर स्टेक खरीदें, कम से कम 10% या उससे ज़्यादा खरीदें, या फिर विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं आकर के सीधा सीधा भारत में नया बिजनेस स्टार्ट करें। इन दो एक्टिविटीज को कहा जाता है FDI। FDI और FPI के बीच का अंतर मैंने क्लास में, इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन क्लास में डिटेल में बताया है, प्लीज ट्राई टू रिकॉल दैट। FDI क्या है? जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर भारत में नया बिजनेस स्टार्ट करे या किसी एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी के 10% या उससे ज़्यादा स्टेक खरीद ले, FDI। FPI क्या होता है? जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर भारत के किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद ले, थोड़े बहुत शेयर्स खरीद ले थ्रू शेयर मार्केट, या उनको लोन दे दे बाय बाइंग देयर बॉन्ड्स, या इवन गवर्नमेंट को लोन दे दे, तो उसको भी कहा जाता है FPI।
तो या तो बॉन्ड खरीदना या माइनॉरिटी स्टेक्स खरीदना, 1-2% खरीदना। अगर ये सब करता है तो उसको क्या कहा जाता है? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई और एफपीआई में मुख्य अंतर यही है कि एफडीआई में द फॉरेन इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रन ऑपरेट द बिजनेस, जबकि एफपीआई में द फॉरेन इन्वेस्टर इज सिंपली बाइंग सम स्टेक या गिविंग सम लोन विद द होप ऑफ सम रिटर्न इन फ्यूचर। एफपीआई में द फॉरेन इन्वेस्टर इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्टिवली मैनेज या रन द बिजनेस। एफडीआई की बात करें तो दो तरीके का हो सकता है। ग्रीन फील्ड मतलब एकदम फ्रेश नई कंपनी बनाए आकर के, तो उसको कहा जाएगा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब एग्जिस्टिंग किसी इंडियन कंपनी के थोड़े बहुत शेयर्स खरीद ले, तो उसको कहा जाएगा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। एफडीआई को लेकर कुछ प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से बात याद रखिए, फैक्ट्स याद रखिए कि एफडीआई इज गवर्न इन इंडिया एज पर फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एफडीआई जो है सर्टेन फील्ड्स में कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक ऑटोमेटिक अलाउड है कि इतना तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को बार बार भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक हर फील्ड में ऑटोमेटिक अप्रूवल है। उससे ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि किसी फील्ड में 74% तक ऑटोमेटिक अप्रूवल है, तो 74% तक किसी इंडियन कंपनी के स्टेक्स खरीदने के लिए उस फॉरेन इन्वेस्टर को भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उससे ज़्यादा करने के लिए फिर भारत सरकार से स्पेशल अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। तो एफडी एंट्री रूट्स आर ऑटोमेटिक रूट्स, या उससे ज़्यादा अगर ऑटोमेटिक से ज़्यादा करना है तो फिर गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। अब आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक बात याद रखनी है, क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है रिसेंट टाइम में, तो आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एफडीआई लिमिट्स इन बैंकिंग सेक्टर कितना है भारत के लिए? 20% फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड 74% फॉर प्राइवेट बैंक्स। सरकारी बैंक्स में 20% तक ही एफडीआई हो सकता है। रिसेंटली इट इज इन न्यूज बिकॉज गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ एफडीआई इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू 49%. It is considering, but it has yet not been done. Currently, the limit is 20% for public sector bank and 74% for private banks. इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एपीएससी ने 2-3 साल पहले मेंस में एफडीआई और एफपीआई के बीच में क्या अंतर है, क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, उसके ऊपर प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न था, आराम से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। द बेसिस ऑफ डिस्कशन दैट वी हैड, इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स आल्सो एंड देन यू कैन अटेम्प्ट। जो क्लासरूम डिस्कशन हमने किया है फाउंडेशन क्लास में, वो याद करने की कोशिश करो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा एफडीआई, दूसरा है एफपीआई। एफपीआई का एक हिस्सा एफआईआई और दूसरा क्यूएफआई। वो सभी वो एक फ्लो चार्ट बना करके आप दिखा सकते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टाइप्स। लास्ट जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, सैटरडे वाला एनालिसिस तो एक स्पेशल सेशन था, उसके फ्राइडे को जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने, उसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑपरेशन अप स्ट्रीम से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है। इट इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट टारगेटिंग सप्लाई चेन with respect to banned substances. It is implemented by WADA in collaboration with law enforcement agencies like CBI in India. Convention 138 and 182 of ILO with respect to child labor. Corporate average fuel efficiency norms relate to the fuel consumption, while Bharat stage norms relate to pollution. That is correct. Bharat stage norms are based on European standard. That is also correct. While CAFE norms in India are aligned with global practices. दोनों सही है। Vishu is the New Year festival of Kerala. That's all from our side for today. Thanks for watching.